40 पढ़ेंगे ग्राम पुलिस या ग्राम चौकीदार के बारे में। जो दूसरा आपको पढ़ना है एविडेंस की धारा, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 पढ़ना है। फिर हम बताए थे कि पुलिस अधिनियम 1861 की दो धाराएं पढ़नी है, आपका 21 और 47। ये पुलिस अधिनियम यानी कि पुलिस एक्ट 1861 की धारा है। और फिर आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम 1861 की धारा नहीं, उसमें पैरा दिया गया है। तो कहाँ से कहाँ तक पैरा पढ़ना है? 89 से लेकर 96A तक। अध्याय 9 यानी कि अध्याय 9 में आपका ग्राम पुलिस के बारे में प्रावधान किया गया है। पैरा 89 से लेकर 96A तक ये याद करना है, यानी कि किस अध्याय में क्या है और किस पैरा से किस पैरा तक प्रावधान है। ये प्री में एक क्वेश्चन ऐसा मॉडल आता है। तो आपका कर्तव्य है कि आपका अध्याय 9 में ग्राम पुलिस के बारे में प्रावधान है, किस पैरा से किस पैरा तक, 89 से लेकर 96A तक। तो सबसे पहले ग्राम चौकीदार या ग्राम पुलिस के बारे में आपका सीआरपीसी में हम देखते हैं, यानी कि सीआरपीसी की धारा 40 ये बताती है कि जो गांव में नियोजित व्यक्ति हैं, यानी कि जो गांव में अपॉइंट व्यक्ति हैं, उनका कर्तव्य क्या होगा। तो जो लोग गांव में अपॉइंट हैं, उनका कर्तव्य है कि वह कुछ अपराधों की सूचना मजिस्ट्रेट या पुलिस को दें। तो चूंकि ग्राम आपका चौकीदार या ग्राम पुलिस भी गांव में ही नियोजित है, अतः ग्राम पुलिस का भी कर्तव्य बनता है कि वह धारा 40 सीआरपीसी में दिए गए अपराध होते हैं गांव में, तो उसकी सूचना पुलिस को दे। ये सीआरपीसी की कौन सी धारा? 40। अब आइए साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 पर गौर करना है। 1 मिनट। साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 मुखबिरों को संरक्षण देती है, यानी कि पुलिस से ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको अपराध के बारे में सूचना किसने दी, कहाँ से प्राप्त हुई। अर्थात जो व्यक्ति अपराध की सूचना पुलिस को देते हैं, उनका नाम गुप्त रखा जा सकता है। ये हमारा साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा बताती है? 125। तो ग्राम चौकीदार का भी कर्तव्य है कि गांव में होने वाले अपराधों की सूचना वह थानेदार को दे, यानी कि दरोगा जी को दे। तो क्या दरोगा जी से ये पूछा जा सकता है कि आपको ये सूचना किसने दिया? नहीं। यानी कि ग्राम चौकीदार जो सूचना देगा, वह सूचना प्रकटन माने ओपन करने से प्रोटेक्ट रहेगी, संरक्षित रहेगी। दरोगा जी ये नहीं बताएंगे कि किसने हमें सूचना दी। ये एविडेंस की कौन सी धारा हमने बताया? आपका 125। पुलिस अधिनियम 1861 की दो धाराएं पढ़नी है। एक आपका 21 पढ़ना है और दूसरा कौन सी धारा? 47। जो यूपी एपीओ आपका क्वेश्चन बनाया है 47 पर 3-4 बार आपका रिपीट किया है और वहीं लोग गलत करके भी आते हैं। तो पहले धारा 21 देखिए। जो ग्राम चौकीदार होता है या ग्राम पुलिस होती है, इसकी नियुक्ति भी जिला मजिस्ट्रेट करते हैं, माने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम। इस पर नियंत्रण भी डीएम करते हैं। इनको दंड भी डीएम देते हैं, इनको पुरस्कार भी डीएम देते हैं और इनको बर्खास्त भी कौन करते हैं? डीएम। लेकिन धारा 47 21 में है
किस आपका धारा में है पुलिस अधिनियम की 21 में। धारा 47 केवल इतना बताती है कि जो कंट्रोल डीएम का ग्राम चौकीदार या ग्राम पुलिस पर होता है, अगर राज्य सरकार चाहे तो आदेश देकर वह प्राधिकार एसपी को सौंप सकती है। यानी कि इसका मतलब पुलिस अधीक्षक को सौंप सकती है। तो पुलिस अधीक्षक ग्राम चौकीदार पर सामान्यतः प्राधिकार नहीं रखता। वह कब अथॉरिटी रखता है, कब कंट्रोल करता है ग्राम चौकीदार को, जब राज्य सरकार ऐसा क्या दी हो आदेश। जब तक कि राज्य सरकार आर्डर न दी हो, ग्राम चौकीदार पर प्राधिकार कौन रखेगा? डीएम। और आपका कब आपका एसपी रखेंगे, यानी कि पुलिस अधीक्षक कब रखेंगे? जब राज्य सरकार इसके लिए क्या दे? आदेश। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ग्राम चौकीदार के बारे में जो विस्तृत प्रावधान किया गया है वह उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम 1861 के अध्याय 9 में पैरा 89 से लेकर आपका 96A तक दिया गया। देखिए ग्राम चौकीदार के बारे में एक बार मैं बता चुका हूँ, यानी कि जब धारा 21-47 में बता रहा था तो उस समय हल्का सा ही सही मैं इन पैराओं को थोड़ा थोड़ा पढ़ाया था। लेकिन आपका मैंने अब डिटेल में थोड़ा देखा जाए, देखिए ये पहला तो क्वेश्चन आपका 89 से चांस रहता है आने का। 89 से क्वेश्चन पैरा 89 से इस तरह आ सकता है कि ग्राम चौकीदार या ग्राम पुलिस के कर्तव्य किस पैरा में दिए गए हैं, तो आप याद करके जाइएगा 89। जैसे कि एक बार कर्तव्य में पूछा गया था और पिछले लेक्चर में हमने बताया था 79 बताया था कि घुड़सवार पुलिस यानी कि माउंटेड जो हार्स पुलिस माउंटेड पुलिस है, यानी कि घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य किस पैरा में, तो हमने किस पैरा में बताया था 79 में पिछले लेक्चर में। उसी प्रकार ग्राम चौकीदार पूछ ले तो कौन सा पैरा मारेंगे? 89। लास्ट में जब चलेगा तो जहाँ जहाँ जिनका कर्तव्य है एक जगह हम क्या करेंगे? एकत्रित करा देंगे, ताकि 7-8 कर्तव्य एक जगह एकत्रित रहेगा तो कुछ रट्टा मारकर भी आप क्या करेंगे? याद करेंगे। वैसे पहला रट्टा ही मारना पड़ेगा क्योंकि इतना लंबा है। देखिए भाई ग्राम चौकीदार का कर्तव्य, ग्राम चौकीदार ग्राम का सेवक है। तो सभी लोग जानते हैं कि ये ग्राम का सेवक है जिसका मुख्य कार्य अपने कार्यभार के अधीन गांव की चौकी पहरा देना है। यानी कि डंडा लेकर या सीटी बजाकर घूमते रहे गली गली गांव के, और रात में जागते रहो का क्या लगाए? नारा। जैसे नेता इस समय नारा लगा रहे हैं, हम बजरंग बली तो हम अली, तो हमारा कब्रिस्तान तो हमारा शमशान, तो हमारे बजरंग बली तो हमारे अली, खूब नारा लग रहा है। आप जाकर सोशल मीडिया पर देखिए तो इनमें गर्मी है तो उनमें गर्मी है। अब 10 मार्च को गर्मी पता लगेगी किसमें गर्मी है, वो तो अलग बात है। तो ग्राम चौकीदार गांव का सेवक होता है। उसका मुख्य कार्य क्या है? गांव का चौकी पहरा देना। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह ग्राम की मुखिया की रिपोर्ट ले जाए। तो कहाँ ले जाए रिपोर्ट? ग्राम के मुखिया भाई कौन लोग नहीं जानते? तो ग्राम का मुखिया किसे कहा जाता है बताइए तो। हाँ देखिए बता दी भाई, आगे बैठे हैं इसीलिए। ग्राम का मुखिया किसे कहा जाता है? ग्राम प्रधान को। तो सुनिए ना ग्राम प्रधान का नाम। तो ग्राम प्रधान लाखों इस समय खर्चा कर रहे हैं चुनाव में, और जैसे ही जीतते हैं आपका मनरेगा अब पंजीरी सब पैसा आता है, और 6 माह के अंदर आपका स्कॉर्पियो या कोई गाड़ी क्या होती है दरवाजे पर। ईमानदारी दिखाना है तो 5 साल बाद खड़ी करिए, ताकि गांव के लोग ये ना कहें कि प्रधान जी क्या किए। हाँ सही कह रहे हैं भाई चलिए आगे
एकदम सही बोले हैं। लूट लिए मतलब कि आपका। चलिए ठीक है भाई, देखिए आपका ग्राम चौकीदार, देखिए ग्राम चौकीदार से ये आशा की जाती है, अपेक्षा मैंने आशा हुआ, आशा की जाती है कि वह ग्राम प्रधान की रिपोर्ट थानेदार के पास ले जाए। तो अब तो ग्राम प्रधान खुद ही फोर व्हीलर लेकर पहुंच जा रहे हैं, यानी कि कर्तव्य है। लेकिन अब आपका थोड़ा वीक हो गया, ये 1861 का कानून बना था और आज काफी आपका प्रगति हो गई है। लेकिन हम लोग वही पुराने जमाने से क्या हो रहे हैं कब, जबकि नया कानून उत्तराखंड बनाया है तो यूपी को भी बना लेना चाहिए। भाई बाप नंबरी तो बेटा निकल गया 10 नंबरी, और बाप बाप रह गया, बेटा क्या हुआ, यानी कि आपका बाप एक सांप मारा था तो बेटा 10 सांप मार दिया। इसी को कहा जाता है बाप नंबरी तो बेटा। सुनिए ना आप। हाँ चलिए, न आए तो पूछ लीजिएगा अर्थ। भाई अर्थ न आए, एक बार इशारा करिएगा, मैं अर्थ बता दूंगा सार्वजनिक रूप से, कोई हमें रोक टोक नहीं है। ठीक। अब देखिए आपका, उसे अपराधियों का पता लगाने में सहायता पहुंचानी चाहिए, यानी कि जब पुलिस अपराधियों का पता लगा रही है तो अपराधियों का पता लगाने में पुलिस की सहायता गांव में कौन पहुंचाता है? ग्राम चौकीदार रास्ता भी दिखाता है। यानी कि आपका ग्राम चौकीदार, आपका जब गांव में पुलिस आई, किसी का घर जानती नहीं, तो ग्राम चौकीदार पुलिस के साथ चलता है और घर दिखाकर धीरे से क्या हो जाता है, रात में भाग जाता है, मैंने घर अपने चला जाता है ताकि कोई हमें देख ना पाए, क्योंकि गांव में ही रहना है और गांव के लोग हो सकता है कि क्या करें, पुलिस चली जाएगी तब कौन रहेगा। तो इसलिए धीरे से दिखाकर और क्या करता है, अपने घर। चलिए, और विधि द्वारा प्राधिकृत गिरफ्तारियां करे तो क्या ग्राम चौकीदार अपराधियों को गिरफ्तार कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। वह अपने कार्यों के सम्यक पालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायित्व रखता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि आपका ग्राम चौकीदार किसके प्रति जिम्मेदार होता है, किसके प्रति लाइबल होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो एसपी न मार कर आ जाइएगा, क्या मारना है? जिला मजिस्ट्रेट। अगला देखिए, मुखिया से संबंधित, ये छोड़ दीजिए। अब आइए धारा पैरा 90, ग्राम चौकीदार की कृषि कार्य से छूट, यानी कि ग्राम चौकीदारों को खेती करने से मुक्त नहीं रखा गया है, उसे खेती भी करना चाहिए और गांव का चौकी पहरा भी देना चाहिए। ये नहीं कि ग्राम चौकीदार हैं तो खेती ही न करे। अब पुलिस के सिपाहियों द्वारा उससे नीच कार्य नहीं कराया जाना चाहिए। अब ये नियम क्यों बनाया गया पैरा 90 में? तो पहले नीच पर आइए, आपका नीच शब्द पर आइए। देखिए ग्राम पुलिस द्वारा ग्राम चौकीदारों से नीच कार्य नहीं कराना चाहिए, घटिया कार्य नहीं कराना चाहिए, लेकिन व्यवहार में पुलिस वाले जब भी जाते हैं तो ग्राम चौकीदार से घटिया कार्य ही कराते हैं। देखिए क्या कराते हैं। अपना गांव में गए प्रधान जी के हैं तो ग्राम चौकीदार को बुलाते हैं और कहते हैं कि शराब की बोतल लाओ और कबाब लाओ, आज ग्राम प्रधान जी के हम डेरा डालेंगे और तुम आओ, बनवाओ और खाओ भी और हमें खिलाओ भी, और 2 बूंद खुद भी लो और 2 बूंद क्या करेंगे, हम लोग भी लेंगे। गांव गया चूल्हे भाण में, यानी कि गांव गया आपका, गांव लूटे तो लूटे, हम पी के और खा के क्या करेंगे। लेकिन कानून ये कहता है भाई ग्राम चौकीदार से नीच कार्य न कराए। अब इसको राजनीति पर जोड़िए थोड़ा, यानी कि इसको इसी को किस पर जोड़कर पढ़ना है? आपका राजनीति पर जोड़कर पढ़ना है। देखिए आपका विरोधियों की बातों को कैसे अपने फेवर में मोड़ा जाता है,
इसकी जो कला है, ये सबसे अच्छी कला मोदी जी जानते हैं। आपका अय्यर ने, यानी कि आपका मणिशंकर अय्यर ने कहा कि ये नीच कार्य करता है, तो मोदी जी ने उसको जाति से जोड़ लिया और पूरा जितना चुनाव चला, पूरे चुनाव में कहा कि ये कांग्रेस वाले हमें नीच कह रहे हैं, ये चाहते ही नहीं कि नीच जाति के लोग पीएम बने, तो क्या नीच जात का लोग पीएम नहीं बन सकते? अतः नीच जात के लोग हमें वोट दें, ताकि कांग्रेस के मुख को क्या किया जाए, बंद। और इसका अगर 5% भी नीच जात के लोगों पर असर पड़ गया, तो मोदी जी क्या हुए, जीत गए। इसका असर पड़ा, मैं बता दूं, ये नहीं कि नहीं पड़ा। क्योंकि आपका मैंने ये हम राजनीति में बताए। तो अगला देखा जाए पारा 91, थाने में उपस्थित होने का चौकीदार का कर्तव्य, तो कितने दिनों में वह थाने पर जाए, ये पूछा जा सकता है। देखिए पैरा 91, ग्राम चौकीदारों को महीनों में कितने बार थाने पर हाजिरी जमानी चाहिए, कितनी बार जाना चाहिए, पूछ सकता है। 2 बार। और ये याद रखिए, ग्राम चौकीदार को महीनों में कितनी बार थाने पर कम से कम जाना चाहिए, 2 बार जाना चाहिए। जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए निर्धारित तारीखों पर अपने पुलिस थाने में उपस्थित होना चाहिए, और इनमें से एक तारीख को थाने से ही उसका वेतन दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गांव में कितने लोग जन्म लिए, कितने लोग मरे, ये सब रिपोर्ट ग्राम चौकीदार तैयार करे, और महीने में कम से कम कितनी बार जाए थाने पर, 2 बार रिपोर्ट लेकर जाए, और उसी में एक बार उसे क्या दे दिया जाएगा, वेतन। भाई याद रखिए, महीने में कितनी बार, कम से कम 2 बार। 92 देखिए, ग्राम चौकीदार को दिए जाने वाले अभिलेख, तो अब ये सब अभिलेख कम मिलता है, क्योंकि उस समय कागज कम थे, तो पटरा दिया जाता था, और इस समय तो कागज ज़्यादा है, तो अब रजिस्टर दिया जाता है। देखिए क्या क्या दिए जाते हैं। प्रत्येक ग्राम 92 पैरा चल रहे हैं भाई। प्रत्येक ग्राम पुलिसमैन को अपराध अभिलेख पुस्तिका दी जाएगी, क्राइम रिकॉर्ड बुक, यानी कि CRB, यानी कि क्राइम रिकॉर्ड बुक दी जाएगी। इसके बाद एक हाजिरी बोर्ड दिया जाएगा, लकड़ी का बना हुआ। तो 1861 में लकड़ी का बना हुआ ही हाजिरी बोर्ड दिया जाता था, लेकिन अब लकड़ी का नहीं दिया जाता। अब हाजिरी बोर्ड क्या रहता है, रजिस्टर रहता है, यानी कि जैसे कागज पर। तो आपका 20 साल 25 साल पहले आज से आप स्कूलों में भी देखे होंगे, आपका कॉपी नहीं चलती थी 5 तक, यानी कि 2-3 क्लास तक कॉपी नहीं, आपका पटरी ही चलती थी, और पटरी को शीशी से रगड़कर चमकाया जाता था, उसी पर चाक से लिखा जाता था, मास्टर साहब को दिखाया जाता था, और झोला में करके पटरी ले जाया जाता था। और जब विवाद होता था तो पटरी से क्या किया जाता था, पटरी ले गए हैं कि नहीं आप? चलिए ठीक है, आप नए जमाने की है। 25 साल पहले की मैं घटना बता रहा हूँ। तो उसी पटरी से अपना लड़ाई भी लड़के कर लेते थे छोटे, लेकिन अब पटरी नहीं दिया जाता, याद रखिए। इसके बाद देखिए, लकड़ी का बना हुआ हाजिरी बोर्ड, तब कापी दिया जाता है, रजिस्टर, तथा जन्म मृत्यु का रजिस्टर मुद्रित हुआ दिया जाएगा, तभी तो कितने लोग मरे, कितने जन्म लिए गांव में लिखेगा। वह तीनों को उसे प्रदान की गई चमड़े की पेटी में रखेगा, यानी कि चमड़े का एक झोला दे दिया जाएगा। अब चमड़े की झोला कम दिखता है, और प्लास्टिक का झोला क्या दिखता है, ज़्यादा। लेकिन उस समय कैसा झोला दिया जाता था, चमड़े का, जिसमें वह जब कभी थाना आए तो चमड़े के झोले में पटरी उटरी रखकर और साथ लाए। आगे देखिए भाई, अभिलेख पुस्तिका में, ये आपका महत्वपूर्ण है, अभिलेख पुस्तिका में, यानी कि क्राइम रिकॉर्ड बुक में अपराध की घटनाएं जो हैं
वो थाने के मुहर्रिर द्वारा लिखी जाती हैं, अथवा इसमें वे रिपोर्टें लिखी जाती हैं जिन्हें चौकीदार थाने पर करेगा, और इसी में आपका उसको पुरस्कार कितना दिया गया, चौकीदार को उसे दंड क्या दिया गया, अच्छी सेवा कौन किया, खराब सेवा कौन किया, ये सब लिखा जाएगा। और उस पर आपका जो क्राइम रिकॉर्ड बुक मिली है उस पर किसका साइन किया होगा, थाने के भार साधक अधिकारी का, यानी कि थाना प्रभारी का, यानी कि थाने के मुखिया का। और आपका उसमें मैंने कह सकते हैं कि चौकीदार की गश्त के अंदर आने वाले उन सभी व्यक्तियों की लिस्ट जिनके पूर्वापराध का वर्णन इतिवृत्त पत्रक यानी कि हिस्ट्री शीट में है, इस क्राइम रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस गांव में वह ग्राम चौकीदार हैं उस गांव में कौन बार बार अपराध कर रहा है और कौन हिस्ट्री सीटर हैं, इसका नाम भी उस रजिस्टर में क्या किया जाएगा, दर्ज। तभी तो उन पर थोड़ा बहुत निगरानी ग्राम चौकीदार भी कर सकता है, ये गांव के आदमी हैं। देखिए आवाज जा रहे हैं ना। आवाज देख लीजिए एक बार, चेक करते रहे भाई, बीच बीच में आवाज कभी काल गायब हो जाती है। देखिए भाई आगे, इसके बाद आपका कह सकते हैं कि आगे देखना है, हाजिरी आपका देखना नहीं है। इसके बाद आ जाइए पैरा 93, पुलिस के मार्गरक्षक कर्तव्य में सहायता। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी पुलिस गांव में जाए तो मार्ग दिखाने का कार्य कौन करेगा, ये ग्राम चौकीदार। ये किस पैरा में स्पष्ट लिखा है, 93, यानी कि पुलिस। इसके बाद आपका 94, शिविरों की चौकसी और पहरेदारी, यानी कि आपका जब भी शिविर अधिकारियों का लगे तो ग्राम चौकीदार की वहाँ ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। यहाँ से भी अंदर से पूछ सकता है। देखिए, चौकीदारों की संख्या 2 से कम नहीं होगी, और बड़े शिविर हैं तो संख्या 2 से अधिक हो सकेगी, लेकिन अधिकतम कितना हो सकेगी, 6। यानी कि अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी किसी इलाके में गया है तो ऐसी दशा में ग्राम चौकीदार मने कह सकते हैं कि उनकी पहरेदारी करेंगे। तो कम से कम कितने ग्राम चौकीदार वहां नियुक्त किए जाएंगे, 2, और अधिकतम 6। ये आ सकता है क्वेश्चन। इसके बाद मैंने कोई ग्राम चौकीदार सप्ताह में यानी कि 7 दिन में 2 दिन से अधिक तथा एक समय में एक रात्रि से अधिक समय तक सेवा नहीं करेगा। यानी कि आपका रात भर उसे जागने दीजिए तो फिर उसे रेस्ट दीजिए, दूसरे चौकीदार को लगाइए, ये नियम है। इसके बाद आपका शिविर की सुरक्षा करने में बहुत दूर से चौकीदार न बुलाया जाए। जहां शिविर लगा है उसके आसपास जो गांव है उसी से चौकीदार बुला लिए जाएं, क्योंकि दूर से अगर बुलाए जाते हैं तो समय लगेगा। देखिए आपका मैंने कुछ समय अभी पहले तक जो अधिकारी होते थे वह गांव में जाते थे, गांव में भ्रमण करते थे, गांव की समस्याओं को से परिचित होते थे, गांव में ही विश्राम करते थे और वहीं समस्याओं का निस्तारण भी करते थे। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो भाई आपका अब गांव में कोई जाता नहीं जल्दी, शहर में बैठकर और गांव को क्या किया जा रहा है, डील। जबकि नियम ये है कि आप गांव में जाइए, 2-4 दिन गांव में निवास करिए,
मच्छर उच्छर काटेंगे दो चार, तब तो पता लगेगा कि गांव में कौन डेंगू वाले मच्छर हैं कि मलेरिया वाले। लेकिन अब तो एसी में आपका निवास करते हैं अधिकारी, और गांव से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। कभी काल सरकार निर्देश देती हैं कि गांव-गांव का दौरा करिए, तब कुछ गांव का दौरा करके और शाम को फोर व्हीलर से कहाँ आ जाएंगे घर, कोई रुकता नहीं है। लेकिन पहले उतना साधन नहीं थे, 100 किलोमीटर दूर जिले में चले गए तो आने में एक बार सोचना पड़ता था कि अगले दिन ही आएंगे, रात भर यहाँ क्या करें, विश्राम करें। तो चौकीदारी कौन करता था, पुलिस तो थी ही, तो कम से कम 2 चौकीदार रट कर जाइएगा, अधिकतम कितना, 6। आइए इसके बाद आपका कह सकते हैं कि पैरा 96 देखा जाए, चौकीदार द्वारा पुलिस प्रपत्र संख्या 44 पर संज्ञेय अपराध की लिखित रिपोर्ट करना और चोरी गई संपत्ति की सूची बनाना। यानी कि गांव में जितने संज्ञेय अपराध, जितने कांगनिजेबुल अपराध, तो सीआरपीसी में बताया गया था। संज्ञेय मतलब गंभीर, सीरियस अपराध। संज्ञेय अपराध कहाँ परिभाषित हैं सीआरपीसी में, 2C में परिभाषित हैं। संज्ञेय अपराध में कौन प्रभावित होता है, परसों ही बताया गया था नर्सों, आपका पूरा समाज प्रभावित होता है। संज्ञेय अपराध में अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा कौन चलाता है, पीड़ित चलाता है कि राज्य चलाता है, राज्य चलाता है। और ऐसे मामले में पुलिस किसी व्यक्ति को यानी कि अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। तो ग्राम चौकीदार का कर्तव्य है कि अगर संज्ञेय अपराध गांव में हो गया तो थाने पर रिपोर्ट करे, लिखित में रिपोर्ट करे कि ये संज्ञेय अपराध हो गया है। और अगर चोरी हुई है तो क्या क्या सामान गया, कौन बाली गई कि अंगूठी गई कि घड़ी गई कि चश्मा गया कि क्या गया, इसकी लिस्ट बनाए और लिस्ट बनाकर थाने पर दे दे कि ये इनका चोरी हुआ। ये किसका कर्तव्य है, ग्राम चौकीदार। आइए पैरा 96 भी महत्वपूर्ण है, ग्राम चौकीदार की नियुक्ति एवं सेवा मुक्ति। तो बता तो दिया गया है। ग्राम चौकीदार की नियुक्ति बताइए कौन करता है, डीएम। उन ग्राम चौकीदार को बर्खास्त या सेवा मुक्त या पदच्युत कौन करता है, डीएम। ग्राम चौकीदार किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, डीएम। कौन कंट्रोल करता है, डीएम। दंड कौन देगा, डीएम। और पुरस्कार भी कौन देंगे, डीएम। भाई सब कुछ कौन करेंगे। लेकिन राज्य सरकार चाहे तो ये कार्य, नियंत्रण का कार्य किसको सौंप सकती हैं, एसपी। बस यही जानना है, हो गया। पैरा 96 भी हो गया। पैरा 96A देखिए, चौकीदारों के विरुद्ध सिविल या आपराधिक कार्यवाही संस्थित किए जाने पर यानी कि दायर किए जाने पर राज्य के व्यय से बचाव उनका किया जाएगा। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्राम चौकीदार के खिलाफ कोई व्यक्ति कोई सिविल मुकदमा करता है तो राज्य का ये कर्तव्य है कि राज्य ग्राम चौकीदार का बचाव करे, ग्राम चौकीदार की सहायता करे, यानी कि ग्राम चौकीदार की ओर से लड़े। तो ग्राम चौकीदार की ओर से सिविल मामलों में कौन लड़ेगा, राज्य। राज्य खर्चा दे। अगर ग्राम चौकीदार पर किसी व्यक्ति ने कोई आपराधिक मुकदमा किया है, एफआईआर कर दिया है, तो ग्राम चौकीदार का बचाव करना भी किसका कार्य है, राज्य सरकार। क्योंकि राज्य सरकार की सेवा कर रहा है, गांव का चौकी पहरा दे रहा है, तो राज्य का भी कर्तव्य है कि चाहे सिविल मुकदमा हो या आपराधिक मुकदमा हो तो राज्य ग्राम चौकीदार को खर्चा दे, व्यय दे। और आपका ग्राम चौकीदार राज्य के व्यय पर अपना क्या करेगा, बचाव। तो बताइए, सिविल मामले की, क्रिमिनल की, दोनों। चलिए, इस प्रकार आपका समाप्त हुआ ग्राम चौकीदार।
अब अगला आइए, आगे जो पैरा आपका पढ़ाए जाएंगे वह शुद्ध रूप से अब सीआरपीसी से कोरिलेट होंगे, यानी कि आपका शुद्ध रूप से सीआरपीसी से कोरिलेट होंगे। सीआरपीसी में जहाँ जहाँ कमियां होंगी, सीआरपीसी की ही बातें अब अगले पैरों में भी पढ़ाई जाएगी, और सीआरपीसी में जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत कम मन दिया गया है उसकी पूर्ति कौन कर देगा? अगला अध्याय पैरा कर देगा भाई। तो आइए देखा जाए आपका अध्याय 10 हम देखते हैं, थानों में की गई रिपोर्टें, पैरा 97 से लेकर आपका इसके बाद अन्वेषण से भी क्वेश्चन बनता है भाई, पागल लोगल से। 103 है ना, पैरा देखिए 103, इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। इसके बाद आपका पागल ओगल का भी पूछा जाता है। आपका अध्याय 10 थानों में की गई रिपोर्टें, पैरा 97 से लेकर और आपका पैरा 103 तक। तो पहले ने लोग भी पुराने लोग भी थोड़ा सीआरपीसी जाने, और तब पैरा तो एक एक शब्द सा यहाँ पढ़ना है। यानी कि इधर से जो पैरा आपका पढ़ाया जाता है, यानी कि इधर जो 40-50 पैरा मिलेंगे, इन पैराओं से क्वेश्चन बनता है। आपका जो ये मैंने पिछला जो पैरा ग्राम चौकीदार से एक बनता है, घुड़सवार से कभी काल, उसके पहले वाला आप छोड़ सकते हैं। मैंने लिखवाते समय भी कुछ हम बताएंगे कि ये छोड़ सकते हैं, लेकिन जो इधर के पैरा हैं इधर से क्वेश्चन बनते हैं। आइए अब पहले सीआरपीसी एक बार देख लीजिए, और तब आपका कह सकते हैं कि पैरा शुरू किया जाए। देखिए सीआरपीसी के तहत जो ऑफेंस हैं, गंभीरता के आधार पर अपराधों को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया है संज्ञेय, संज्ञेय का मतलब हुआ कॉग्निजेबल, यानी कि गंभीर अपराध। और जो दूसरा अपराध आपका दिया गया है असंज्ञेय अपराध, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि साधारण। मैं आपका 2 दिन पहले ही अभी डिटेल में मैं बताया था, गंभीर अपराध में आपका वे अपराध गंभीर अपराध बनाए गए हैं जिनमें जो प्रभावित होता है वह पीड़ित भी होता है, आहत भी होता है, यानी कि जिसके प्रति अपराध किया गया है वह भी इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। और उसी के साथ साथ ये माना जाता है कि पूरी सोसाइटी, यानी कि पूरा समाज इस अपराध से क्या हुआ है? प्रभावित। और असंज्ञेय मामलों में पूरा समाज प्रभावित नहीं होता, आपका केवल वह प्रभावित होता है जिसके प्रति क्या किया गया है? अपराध। जैसे मानहानि का मामला, या किसी की पत्नी है, आपका दूसरा व्यक्ति बहला कर फुसला कर भगा ले गया है, ये आपका पिछली बार सेक्शन आईपीसी में पूछा गया था, वह सेक्शन है 498, यानी कि किसी विवाहिता को आपराधिक आशय से फुसला ले जाना इत्यादि, ये पूछा गया था पिछली बार सेक्शन। ऐसी दशा में केवल पति प्रभावित होता है, पूरा समाज नहीं, तो ये कैसे अपराध माने गए हैं? असंज्ञेय। अब इसकी रिपोर्ट करवाइए, जो पैरा में हमें पढ़ना है रिपोर्ट ही पढ़ना है। तो आइए, अगर संज्ञेय अपराध की परिभाषा अभी हमने बताया सीआरपीसी की धारा में 2C, संज्ञेय अपराध की सूचना दीजिए, तो सूचना आपका दी जाती है सीआरपीसी की धारा 154 के तहत। सूचना कौन दे सकता है? समाज का कोई भी व्यक्ति। किसको देगा?
थाने के भार साधक अधिकारी को ही देगा। और अगला क्वेश्चन आया कि किस थाने के भार साधक अधिकारी को देगा, तो भारत के किसी भी थाने के भार साधक अधिकारी को। और 154 के तहत जो सूचना दी जाती हैं वहीं एफआईआर के रूप में दर्ज की जाती हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या रपट, इब्तदाई या प्राथमिकी या शॉर्टकट में इंग्लिश में क्या कहते हैं, एफआईआर। तो एफआईआर किस मामले में दर्ज होगी, किस अपराध में, संज्ञेय की असंज्ञेय। संज्ञेय किस धारा के तहत, 154 के तहत। एफआईआर दर्ज करना विवेकाधिकार है कि बाध्यकारी है, बाध्यकारी है। वैसे पुलिस जल्दी दर्ज नहीं करती। अगर पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते तो आईपीसी में एक धारा है 166 ए, याद किए रहिए, इंटरव्यू में पूछा गया है। एफआईआर न दर्ज करने पर पुलिस वाले दंडित होंगे। आईपीसी की किस धारा में, 166 ए, आईपीसी में है प्रावधान। ललिता कुमारी का केस आया जिसमें ये कहा गया कि एफआईआर दर्ज करना बाध्यकारी है, ललिता कुमारी। अगला देखिए आपका यूपी का ही केस है, ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी। इसके बाद एफआईआर कितनी प्रतियों में दर्ज होता है, 3 प्रतियों में। एफआईआर किस रजिस्टर पर दर्ज होगा, तो चिक रजिस्टर या आपका यूपी में चिक रजिस्टर पर दर्ज होता है। अगला क्वेश्चन आपका राजस्थान और कई राज्य बनाए कि एफआईआर पर किसका साइन होता है, तो एफआईआर कराने वाले का, यानी कि जो एफआईआर कराया है, और थाने के भार साधक अधिकारी का भी, दोनों का साइन होता है। अब ये कोई कहेगा कि सीआरपीसी में कहाँ है, तो भाई हर एक चीज़ सीआरपीसी से न कवर होकर कुछ पुलिस एक्ट से भी और पैरा से भी कवर करिए। वैसे व्यवहार में एफआईआर 4 प्रतियों में होती है। पहली प्रति, अब आइए आपका व्यवहार में 4 प्रतियों में मैं बता चुका हूँ ये। चौथी प्रति किसको भेजी जाती है, सीओ को, बताया गया था। चौथी प्रति है, नहीं कोई कह सकता 3-4 बार में। सीआई शुद्ध रूप से सर्किल इंस्पेक्टर या मंडल निरीक्षक या क्षेत्र निरीक्षक। व्यवहार में उसे सीओ ही कहते हैं, सर्किल अफसर, लेकिन शुद्ध जो बैरक में है वह सीआई है। भाई ये भी याद रखिए, सीओ ही कहा जाता है। अब एफआईआर 3 प्रतियों में दर्ज होती है, वो व्यवहारिक छोड़ दीजिए, 3 प्रतियों में। अब कौन प्रति कहाँ कहाँ जाती है, तो फिर याद रखिए, पहली प्रति मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएगी। दूसरी प्रति तत्काल और निःशुल्क सूचनादाता को दी जा सकेगी कि दी जाएगी। झारखंड एक शब्द पर अंतर कर दिया, दी जाएगी कि दी जा सकेगी, तो दी जाएगी और सकेगी में अंतर है। सकेगी मतलब विवेकाधिकार और जाएगी का मतलब बाध्य, तो बाध्य है देना कि विवेकाधिकार, बाध्य है। और तीसरी प्रति थाने के रिकॉर्ड का भाग होगी, थाने में रहेगी। आप सूचना के अधिकार के तहत एफआईआर की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। मैं फिर बता दूं, वह आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कोई भी व्यक्ति विहित फीस देकर क्या कर सकता है, एफआईआर की कापी सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगला देखिए एफआईआर। एफआईआर के बारे में आपका नियम बताया गया। फिर आईपीसी की एक धारा जोड़नी है और वह ये जोड़नी है आपका 180। देखिए अभी आपका सीआरपीसी चल रहे हैं जोड़कर, अभी पैरा नहीं शुरू हुआ। आपका पहले दोनों सीआरपीसी में हम बता देंगे, तो इसी को थोड़ा डिटेल में हम कहाँ करेंगे, इस अध्याय में। अब आइए, आईपीसी की धारा हमने बताया 166 ए। अगर दरोगा जी एफआईआर दर्ज नहीं करते तो दरोगा जी भी दंड के क्या होंगे, भाग।
अब आइए, एफआईआर पर किसका हस्ताक्षर हमने बताया होता है, थाना प्रभारी का भी होता है। और जो एफआईआर दर्ज कराया है उसको हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन देने वाला या सूचना दाता। तो अगर सूचना दाता एफआईआर दर्ज करा दिया लेकिन एफआईआर की कॉपी पर साइन नहीं कर रहा है तो सूचना दाता भी अर्थात एफआईआर दर्ज कराने वाला भी दंड का भागी होगा। आईपीसी की किस धारा में, 180। अगर एफआईआर फाल्स दर्ज कराई गई है तो एक धारा और बढ़ जाइएगा आईपीसी की, फाल्स खूब पूछा जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने झूठी एफआईआर दर्ज करा दी है तो क्या वह व्यक्ति दंड का भागी होगा कि नहीं, तो फाल्स एफआईआर में दंड का भागी होगा वह व्यक्ति। आईपीसी की धारा के तहत, सेक्शन तीनों याद रखिए कौन सी धारा है, 211। तो आईपीसी की कम से कम कितनी धाराएं पढ़नी है, 3। फिर हम बता रहे हैं ये हीटेड क्वेश्चन है सब। 166 है। दूसरा कौन सी आईपीसी की धारा, 180। और तीसरा कौन सा, 211। अब आइए, अभी तो संज्ञेय अपराध में आपने सूचना दिलवाया। अब जो हमें सूचना दिलवानी है आपका किस अपराध में, असंज्ञेय। तो असंज्ञेय मतलब बताइए, गंभीर की साधारण। चलिए, असंज्ञेय अपराध में सूचना आइए जो सूचना दी जाती है सीआरपीसी की धारा 155 में। फिर एक बार याद रखिए, असंज्ञेय अपराध की सूचना किस धारा के तहत दी जाती है, सीआरपीसी के 155। असंज्ञेय अपराध की सूचना समाज के सभी लोग नहीं दे सकते, केवल वही दे सकता है जिसके प्रति अपराध हुआ। असंज्ञेय अपराध की सूचना पूरे भारत के थाना प्रभारी को न देकर केवल उस थाना प्रभारी को दिया जाएगा जिसके एरिया में असंज्ञेय अपराध हुआ है। असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट प्रतियों में लिखी जाती है, कितने प्रति में, 2 प्रति में। एक प्रति मूल कॉपी थाने में रहेगी और सेकंड कॉपी आपको निःशुल्क दे दी जाएगी। वैसे भी थानेदार और हेड मुहर्रिर 50-100 रुपया लेते हैं, तब एनसीआर की कॉपी देते हैं। जाकर थाने में देखिए, अगर आपका मोबाइल गुम हो गया, आप गए एनसीआर कराने कि हमारी रिपोर्ट दर्ज की जाए, तो एनसीआर आपने, चोरी में एफआईआर होती है भाई, संज्ञेय अपराध है। और गुम हो गया तो एनसीआर होगी। एनसीआर में पुलिस कुछ नहीं करेगी, शांति से कोमा में बैठ जाएगी। न तो अभियुक्तों को खोजेगी, न गिरफ्तार करना है, न तफ्तीश करना है, कुछ नहीं करना। तो पुलिस ये चाहती है कि आपका मोबाइल, पहले जाएंगे तो देखिए क्या करेगी, भरमाएगी। आपका मोबाइल तो अब मिलने से रहा, तो क्यों चोरी की रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दीजिए, आपका मोबाइल मिल जाएगा। तो आपको फ़ोन करके हम बुला लेंगे और प्रेम से आपका मोबाइल क्या करेंगे, दे देंगे। कई बार जो विवाद थाने पर हुआ है आपका, वकीलों में भी पुलिस में भी, इसी बात को लेकर हुआ कि जब हमारा मोबाइल लूटा गया या चोरी हुआ है तो आप गुमशुदगी की क्यों रिपोर्ट लिख रहे हैं, हमारी चोरी की रिपोर्ट लिखिए। भाई क्यों गुमशुदगी लिख रहे हैं। लेकिन वही है कि आपका पुलिस वाले जाइए थाने में तो ये कानून सब विफल है। ये सिद्धांत है, मैं बता दूं, जो कानूनी भाषा में है, व्यवहार में कुछ और होता है। एनसीआर भी दर्ज कराने जाइए तो 50 रुपया हेड मुहर्रिर ले लेगा जीडी पर चढ़ाने के लिए। मैंने जीडी पर वो चढ़ता है, जनरल डायरी बताई जाएगी, तो जीडी पर चढ़ाने के लिए 50 रुपया ले लेगा। तो इससे अच्छा यही है, वह लड़के क्या करते हैं देखिए, एक थाने की मोहर 20 रुपया का बनवा लिए और अपने एप्लीकेशन तैयार किए और अपने मोहर मार दिए और साइन ऐसे कर दिए, डेट डाल दिए।
कंपनी में जाइए वोडाफोन और जिस कंपनी में, वह कागज लगाइए फोटो स्टेट कौन जांच कर रहा है कि एनसीआर दर्ज है कि नहीं। और नया सिम क्या करिए, आपका ले लीजिए और 50 रुपया की जगह 20 रुपया में काम हो गया। 1 रुपया का मान के चलिए कागज लगा, 50 पैसे का स्याही लगी, और 25 रुपये में सब क्या हुआ, साइकिल दौड़ाते हुए या पैदल थाने पर चले गए, मैंने वोडाफोन ऑफिस में या एयरटेल के। तो ये भी करते हैं लड़के भाई, आपका कौन जाए ताम झाम करने, 100 रुपया ले लेंगे मोहरीर साहब। तो आपका यानी कि देखिए, अब एक दो और पॉइंट है तब पैरा शुरू किया जाए। एफ जो एनसीआर पर साइन होती हैं आपका, उस पर भी साइन थाने के भार साधक अधिकारी यानी कि थानेदार और जो एनसीआर दर्ज कराया है दोनों की होती है, याद रखें। और थाने की क्या लग जाती है एफआईआर एनसीआर पर, मुद्रा। इसके बाद आपका एनसीआर अलग रजिस्टर पर दर्ज की जाती हैं। एनसीआर को का असंज्ञेय मामलों में एनसीआर का फुल फॉर्म है आपका नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट असंज्ञेय मामलों में इत्तिला या असंज्ञेय मामलों में सूचना। एफआईआर शब्दशः लिखी जाती है, ये भी याद रखें। और एनसीआर जो होती हैं वह शब्दशः नहीं, उसका सार लिखा जाता है। यानी कि मुख्य मुख्य बातें 5-6 लाइन लिख लिया गया, आप 4 पेज बनाकर ले जाइए गुमशुदगी का, और लिखा कितना जाएगा 5 लाइन। तो लेकिन अगर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं तो जो भाषा आपने प्रयोग किया है उसी भाषा में एफआईआर लिखा जाएगा, ये याद रखिए। अब आइए, आपका सीआरपीसी हो गई, एफआईआर और एनसीआर। तो वहीं जो आपका आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का जो अध्याय 10 है आपका, पैरा 97 से लेकर पैरा 103 में वहीं थाने पर की गई रिपोर्टों के ही बारे में है, यानी कि एफआईआर, और किसके बारे में है, एनसीआर। एक क्वेश्चन और, अब ज़्यादा कोरिलेशन भी हो। एफआईआर 3 प्रतियों में, एनसीआर 2 प्रतियों में, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मेडिकल रिपोर्ट बनती हैं, पिछली बार आया भी था कितनी प्रतियों में, 3। फिर एक बार तैयार रखिए, एफआईआर कितनी प्रतियों में, 3। मेडिकल रिपोर्ट कितनी प्रतियों में, 3। एनसीआर कितनी प्रतियों में, 2। पिछली बार भाई आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, 3 प्रतियां कहाँ कहाँ जाती हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी बता दिया जाए। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मूल प्रति रहती हैं वह अस्पताल में रहेगी, एक बात याद रखें। जो एक प्रति उसकी होगी, जो पुलिस वाला लाश को लाया होगा उस पुलिस वाले को एक कॉपी डॉक्टर साहब दे देंगे और एक कॉपी एसपी को भेजा जाता है। फिर याद रखिए, मूल कॉपी कहाँ रहेगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, अस्पताल में। एक कॉपी जो पुलिस वाला लाश को लाया था उसको दी जाएगी, और एक कॉपी किसको भेजी जाएगी, एसपी साहब को, राज्य सरकार को नहीं भाई, एसपी जिला अधीक्षक। अब आपका देखिए, पैरा से और ज़्यादा बताया गया है, बस पैरा ही पढ़ना है। 2-4 और बातें जरूर आपको मिलेंगी और 2-4 बातों पर गौर भी करना है। वहाँ जो क्वेश्चन इंटरव्यू और प्री में बने हैं उसको भी हम बताते रहेंगे, लेकिन ललिता कुमारी का केस भी याद रखना है, और आईपीसी की जितनी धाराएं हम बताए सबको दिमाग में बैठाए रहेगा। देखिए भाई आगे, पैरा 97 हम शुरू कर रहे हैं। संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने के नियम, यानी कि दर्ज करने के नियम, न आए अंकित तो दर्ज करना। आपका देखिए क्या नियम है, जब कभी किसी संज्ञेय अपराध कारित किए जाने संबंधी सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाती है
तो फिर सीआरपीसी भी जोड़ते रहिए। अगर कोई संज्ञेय अपराध हुआ है तो उसकी सूचना हम किसको दे सकते हैं? थाने के भार साधक अधिकारी। दूसरा क्वेश्चन, किस थाने के भार साधक अधिकारी को अर्थात किस थानेदार को जिस एरिया में अपराध हुआ है कि भारत के किसी भी थानेदार को, तो आपका जवाब रहेगा भारत के किसी भी थानेदार को, यानी कि थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसी सूचना दी जा सकती है। इसका मतलब लास्ट लाइन हुआ कि किसी भी संज्ञेय मामले में एफआईआर कहाँ दर्ज कराई जा सकती है? भारत में कहीं भी। इसका मतलब ये हुआ कि इलाहाबाद में अपराध हुआ और आप चाहें तो दिल्ली में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसका मतलब दूसरे एंगल से समझिए, ये जो दूसरे एंगल से समझिए तब आपका सुशांत सिंह का केस भी काफी महत्वपूर्ण है। इस पर आपका देखिए, मान लीजिए कि आपका ये जार टाउन थाना है और आप मान लीजिए कर्नलगंज थाना, ये कर्नलगंज में ही आता है, ये कर्नलगंज थाना है और इस थाने की एरिया के अंदर कोई संज्ञेय अपराध होता है। तो ऐसी दशा में इस थाने पर आप गए और आपने क्या दर्ज करा दिया? एफआईआर। अब आप इस थाने पर न जाकर दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली जाकर इसके क्या दर्ज करा रहे हैं? एफआईआर। तो ये हो सकता है, इसमें कोई माने लीगल तौर पर अड़चन नहीं है, क्योंकि संज्ञेय अपराध की सूचना भारत के किसी भी थाना प्रभारी को दे सकते हैं। तो जो एफआईआर आपका जो एरिया से बाहर दर्ज कराया गया है, एरिया से बाहर का मतलब जिस थाने में अपराध हुआ है वहां एफआईआर दर्ज न कराकर किसी अन्य थाने में कराया गया है, तो उस एफआईआर को एक नाम देते हैं जीरो एफआईआर या शून्य एफआईआर या नील एफआईआर। तो आपसे अगर कोई पूछे कि जीरो एफआईआर क्या है, शून्य एफआईआर क्या है, नील एफआईआर क्या है, तो घबराइएगा ना। जो एफआईआर एरिया से कहाँ की गई है? बाहर। इस उदाहरण में अपराध हम कहाँ कराए थे? इलाहाबाद में, कर्नल थाने के एरिया में। और एफआईआर कहाँ करा रहे हैं? दिल्ली में। तो जो दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुआ है, बताइए वह कौन सा एफआईआर कहलाएगा? नील या जीरो या शून्य? अगला क्वेश्चन बनता है कि शून्य एफआईआर इसे क्यों कहा जाता है? तो जरूर याद रखिए, एक जो क्राइम नंबर होता है, अपराध संख्या होती है, तो दिल्ली के थाने ने तो एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन क्राइम नंबर या अपराध संख्या वह थाना नहीं लिखता है। और जिस एरिया का मामला होता है, एफआईआर की कॉपी उस एरिया को भेज दी जाती है। यानी कि दिल्ली का थानेदार कर्नलगंज थाने को एफआईआर की कॉपी भेज देगा और जब कर्नलगंज में एफआईआर आ जाएगी तो यहाँ जो अपराध संख्या एफआईआर पर एक होती है वो यहाँ दर्ज होगा। क्योंकि एफआईआर संख्या या एफआईआर नंबर का अभाव होता है, इसीलिए इस एफआईआर का क्या नाम दिया गया है? जीरो। ये जो माने पहले विवाद नहीं उत्पन्न होते थे, सामान्यतः चलता रहता था, लेकिन जो मुख्य विवाद उत्पन्न हुआ वह आपका विवाद उत्पन्न हुआ सुशांत केस में। सभी लोग जानते हैं काफी हीटेड केस है और पूरा मीडिया वाले आपका एक माह तक लगा कि भारत में कोई समाचार ही नहीं है, बस सुशांत के बारे में ही बताते रहे। और तत्पश्चात आपका पुलिस हीला हवाली थोड़ा की थी, फिर सीबीआई आई, सीबीआई ने सारे उपाय कर लिए, लेकिन कहीं भी मर्डर का सुराग नहीं मिला। वास्तव में सुशांत ने आपका आत्महत्या ही की थी, इसमें कोई शक नहीं है।
बस ये है कि चुनाव आया था बिहार में तो 2-4% वोट के लिए सीबीआई को लगा दिया गया। अब हुआ क्या था ये देखिए, इन्होंने जो घटना घटी बॉम्बे में घटी, और तमाम लोगों के खिलाफ जो एफआईआर, रिया चक्रवर्ती इत्यादि, तो जहाँ जहाँ रिया लगा रहता है बहुत खतरनाक होता है। जैसे रिया चक्रवर्ती, जाकर यूट्यूब पर देखिए वीडियो, आपका बर्बाद। शांत केस में क्या आया नाम, तब से कहीं फिल्म वलिम और दिखाई नहीं देती, कम दिखाई देती है। इसके बाद से आपका मेंस रिया एक आता है, रिया जहाँ वो भी खतरनाक है। एक्ट्रेस रिया के साथ साथ क्या आवश्यक है अपराध के लिए, अभी झारखंड एपीओ में पूछा गया था कि अपराध के लिए क्या आवश्यक है, आपराधिक कार्य, आपराधिक आशय, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार कराएंगे दोनों। यानी कि एक्टस नॉन फैसिट्रियम नाइसी मेंसिट्रिया, मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका इरादा, इरादा माने वही मेंसरिया, क्या न हो, बुरा न हो, माने अपराध करने का न हो। तो रिया से सतर्क रहना है। आपका फिर बैक होइए भाई। तो सुशांत के घर वालों ने, उनके पिता ने पटना के थाने में एफआईआर दर्ज कराई। अब विवाद, महाराष्ट्र सरकार ये कह रही थी कि पटना के थाने के एफआईआर महाराष्ट्र को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि ये एफआईआर जीरो एफआईआर है। और पटना की पुलिस ये कह रही थी कि पीड़ित के पिता रहते हैं, यहाँ एफआईआर कराए हैं, भले घटना महाराष्ट्र में हुई हो, पटना पुलिस को भी अधिकार है। और ये मामला बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई भी पक्षकार बनी, केंद्र सरकार भी बनी, रिया चक्रवर्ती भी बनी, उनके पिता भी बने सुशांत के, और आपका राज्य सरकार क्यों पीछे रहती, महाराष्ट्र सरकार भी बनी। और सबकी सुप्रीम कोर्ट ने सुना और सुन के कहा कि ये जीरो एफआईआर नहीं है, पीड़ित का पिता वहाँ रहता है, एफआईआर दर्ज करा दिया तो वो एक्चुअल एफआईआर मानी जाएगी, न कि जीरो, और ट्रांसफर करने की कोई आवश्यकता। अब उतना बहुत ले डाउन किया गया प्रिंसिपल इस बारे में, जीरो एफआईआर के बारे में, तो जीरो एफआईआर नहीं माना गया। उसके बाद सब कुछ हैंडल सीबीआई कर ली, तो एफआईआर का कोई मतलब, क्योंकि सीबीआई अपने नए सिरे से एफआईआर दर्ज करती है, स्वतः करती हैं, और मामले का क्या करती हैं, तफ्तीश। तो आज तक मैंने आपका कह सकते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी कि खूब सीबीआई लगी रही, क्योंकि बिहार में चुनाव था, और जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ सीबीआई आज तक क्या बैठी हैं, शांत। जैसे यूपी में चुनाव था तो खूब आयोग के खिलाफ सीबीआई जांच, ये हुआ वो हुआ, और जैसे ही भाजपा जीती 5 साल तक सीबीआई जांच चल रही है, पता ना क्या हुआ, आज तक कोई भरोसा नहीं है। इस बार कोई मुद्दा ही नहीं है भाई, बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं बता दूं, अखिलेश भले पेट्रोल दें, बेरोजगारी भत्ता दें, लेकिन कोई मुद्दा ही नहीं बचा सरकार के पास कि 5 साल में आपने सीबीआई लगाया तो क्या किया, कुछ तो परिणाम बताइए। तो अलग बात है, यानी कि ये जीरो एफआईआर भी आज हमने पूरी तरह बता दिया। यही आपका खासियत है कोरिलेशन का। अभी आपका पैरा 97 का हमने केवल एक लाइन बताया था, देखिए फिर बैक होइए, फिर हम शुरू से बता रहे हैं, पैरा 97 पर बैक होइए। संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने के नियम, दर्ज करने के नियम। तो ये तो याद रखिए, संज्ञेय अपराध में एफआईआर जो दर्ज की जाती हैं सीआरपीसी की किस धारा में हमने बताया था, 154 की 155, 154, तो उसी के विस्तृत थोड़ा कर देना। देखिए जब कभी किसी संज्ञेय अपराध कारित किए जाने संबंधी सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को दी गई है, तो
संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट, चेक, रसीद बुक, पुलिस फार्म नंबर 341 में 3 प्रतियों में तुरंत लिखी जाएगी। अब यहाँ आपका 2-3 क्वेश्चन और निकला कि उत्तर प्रदेश में किस रजिस्टर पर एफआईआर दर्ज की जाती है। पहला क्वेश्चन ये निकला, तो आपका चेक रसीद बुक पर, उसको आसान भाषा में चिक रजिस्टर कहते हैं। ये इंटरव्यू में पूछा गया है कि एफआईआर किस रजिस्टर पर दर्ज की जाती है। तो आपका जो बेयर एक्ट है, चेक रसीद बुक लिखा है, लेकिन दिमाग में उस पर बेयर एक्ट पर ही लिख लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एफआईआर किस रजिस्टर पर, चिक रजिस्टर, भाई चिक रजिस्टर याद रखिएगा। दूसरा ये एफआईआर जो जिस प्रोफार्मा में लिखी जाती हैं, जिस प्रारूप में लिखी जाती हैं, जिस मॉडल में लिखी जाती हैं, वह पुलिस फार्म संख्या का कौन सा मॉडल है, ये भी पूछा जाता है। तो मॉडल याद रखिए कौन सा है, 341। एफआईआर तुरंत लिखी जाएगी। अब कितनी प्रतियों में लिखी जाएगी, लगातार तो बताया जा रहा है, बताए कितनी प्रतियों में। अब देखिए आपका कैसे क्वेश्चन बना है। सीआरपीसी के ज़्यादा जानकार रहते हैं, बेरक रटे रहते हैं, 154 खूब रटे हैं। आपका ये पूछा जाता है कि एफआईआर कितनी प्रतियों में, 3 प्रतियों में लिखी जाती हैं। तो जो आपका एकदम से रहेगा रट्टू तोता, वह पूछेगा 154 में दिखा दीजिए कि 3 प्रतियां लिखी गई हैं, तो हम मान लेंगे। 154 उसे न दिखा के ये कहिएगा कि उत्तर प्रदेश में 154 का पूरक आपका पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का अध्याय 10 है, थानों में की गई रिपोर्टें, पैरा 97 से लेकर कहाँ तक, 103 तक, और उसका पैरा कौन सा, 97, ये बताता है कि एफआईआर कितनी प्रतियों में, 3। सीआरपीसी नहीं बताती, ये ना मार दीजिएगा कि सीआरपीसी, सीआरपीसी में 154 में एफआईआर होती है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा गया है कि 3 प्रतियों में। तो एफआईआर 3 प्रति में ही होगी, ये कहाँ लिखा गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये पैरा है, इसीलिए मैं बताया, भले समय लग जाए लेकिन क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा पढ़ाने से। अब कितना आप दिमाग में बैठा रहे हैं आपका, माने आप जाने, लेकिन 97 बहुत महत्वपूर्ण है पैरा। आगे देखिए, प्रारंभिक अन्वेषण द्वारा वास्तविक तथ्य सुनिश्चित होने के लिए समय देने के लिए किसी प्रकार विलंब न करके यह कार्यवाही शीघ्र की जानी चाहिए। यानी कि इसका मतलब जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज किया जाए। अब तथ्य गलत है कि सही है, बाद में क्या किया जाएगा, यानी कि सूचना सही मिली है कि गलत मिली है, ये बाद में भी देखा जाएगा। पहले एफआईआर दर्ज करिए, अन्वेषण क्या करिए, प्रारंभ। अगर सूचना गलत मिली है, एफआईआर फॉल्स है, तो 211 के तहत एफआईआर दर्ज कराने वाला फॉल्स एफआईआर दर्ज कराने के लिए दंड का क्या होगा, भाग। अगला देखिए सब, यद्यपि यह असत्य प्रतीत होती हो तो भी रिपोर्ट तुरंत अभिलिखित की जानी चाहिए। यानी कि कानून यहाँ तक कहता है कि अगर थानेदार को लगता है कि जिस व्यक्ति ने सूचना दी है ये तो गलत लग रही है, फिर भी आप एफआईआर क्या कर लीजिए, दर्ज कर लीजिए कि न करिए, कर लीजिए, ये कानून कहता है। अगला देखिए, उसके वास्तविक शब्द ज्यों के त्यों तथा यदि उससे, यदि कोई, फिर एक बार देखिए भाई छूट गया, यदि रिपोर्ट मौखिक की गई है तो जो व्यक्ति रिपोर्ट करता है उसके वास्तविक शब्द ज्यों के त्यों तथा उससे यदि कोई प्रश्न किया जाए तो उसके उत्तर समेत लिख लेने चाहिए और उसे पढ़कर शिकायतकर्ता को सुनाया जाना चाहिए और तीनों भागों में से प्रत्येक पर हस्ताक्षर करना चाहिए। यदि वह नहीं लिख पाता तो अंगूठा चिन्ह ले लिया जाए
और अंगूठा चिन्ह ले लिया जाए। ये आपका दिया गया है और तीनों भागों पर अलग अलग थाने के भार साधक अधिकारी का भी साइन होना चाहिए। यहाँ से समझिए थोड़ा साक्ष्य अधिनियम में भी एक क्वेश्चन आता है, तो वहाँ से भी कोरिलेट करना पड़ेगा। लेकिन पहले सीआरपीसी और पुलिस रेगुलेशन का पैरा 97 कोरिलेट करके एक साथ हम बताते हैं। संज्ञेय अपराध की जो सूचना थानेदार को दी जाएगी वह या तो मौखिक हो सकती है या लिखित हो सकती है। अगर सूचना मौखिक है तो जो शब्द सूचनादाता ने बोला है शब्दशः वही शब्द लिखे जाएंगे, यानी कि एफआईआर सारतः लिखी जाती है कि अक्षरशः लिखी जाती है। क्योंकि बेरेट क्या कहता है, ज्यों के त्यों, यानी कि जिस भाषा का सूचनादाता प्रयोग किया एकदम हूबहू उसी भाषा में दरोगा जी क्या लिखें, एफआईआर, अपनी भाषा नहीं। अगर मौखिक है, लिखित है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखित जो पन्ना दिया है लिखकर वही बातें क्या करना है, उतार देना है। ये नहीं कि अपने मन से उसमें दरोगा जी जोड़ दें घटा दें। जब एफआईआर लिख ली जाती है, 3 प्रतियों में लिखी जाती हैं, तो तीनों को अब अलग कर देना है और यही नए लोग पुराने लोग साक्ष्य अधिनियम भी देखना है। ध्यान से देखिए भाई, आपका पूछा गया है, मान लीजिए 3 प्रतियां मैं बना रहा हूँ, ये पहली प्रति हो गई, ये दूसरी, और ये कौन सी, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। इस प्रति पर अलग आपका जो एफआईआर दर्ज कराया उसका साइन हुआ या अंगूठा चिन्ह हुआ, और किसका साइन हुआ, थानेदार का, यानी कि थाने के भार साधक अधिकारी। फिर दूसरी प्रत पर भी अलग से, यानी कि कार्बन कॉपी से उतार दीजिए, अलग इनका साइन हुआ, फिर इनका, तीसरी प्रति पर भी इनका और इनका। अगर ये काम हुआ है तो ये तीनों प्रतियां भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 62 के तहत प्राथमिक साक्ष्य मानी जाएंगी। कौन सा साक्ष्य मानी जाएंगे, तीनों प्राथमिक। अब थोड़ा कार्बन कॉपी से उतारिए, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपका अब तो कंप्यूटर से दर्ज किया जा रहा है, कोई मतलब है नहीं है उतना, लेकिन पहले आपका कॉपी रजिस्टर पर लिखा जाता था और नीचे क्या लगाया जाता था, कार्बन। तो कार्बन लगा दिया गया नीचे, ऊपर लोग साइन कर दिए, वहीं साइन कार्बन कॉपी दोनों उतर गया। तो ऐसी दशा में कानून ये कहता है कि जो ये पहली प्रति होगी साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के तहत प्राथमिक साक्ष्य होगी, और जिस पर कार्बन से साइन उतरा है वह प्राथमिक नहीं होगी। एविडेंस की धारा 63 के तहत कैसा कॉपी होगी, द्वितीय, यानी कौन सा साक्ष्य होगा, आपका द्वितीय। तो आपका कब तीनों कॉपी प्राथमिक साक्ष्य होगी, जब तीनों पर अलग अलग साइन हुआ हो। और कई बार पूछा गया किसका हस्ताक्षर होता है, सूचनादाता और किसका, थानेदार, थाने का भार साधक अधिकारी। अगर सूचनादाता साइन करने या अंगूठा चिन्ह लगाने से इनकार करता है तो फिर एक क्वेश्चन, ऐसा सूचनादाता या एफआईआर दर्ज कराने वाला आईपीसी की किस धारा में दंड का भागी होगा। कौन सी धारा बताई गई थी शुरुआती दौर में, भाई रटिए, 180। और फाल्स एफआईआर दर्ज करा दिया तब 211, और थानेदार साहब भी भगा दिए कि नहीं करूंगा, तो कौन सी धारा आईपीसी बताई गई, 166 ए। फिर एक बार हम बता रहे हैं भाई, नए लोग भी हैं, 166 ए थानेदार दंडित होंगे, आपका 180 सूचनादाता और 211 सूचनादाता साइन न करने पर आपका 180 और झूठी एफआईआर पर 211।
तो इस प्रकार आपका 97 पैरा भी नहीं हो पाया पूरा। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि पूरी सीआरपीसी मत दी गई और आधी सीआरपीसी तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कोरिलेट करके पढ़ने पर आपका चारों तरफ से आईपीसी भी कोरिलेट हो गई, एविडेंस भी हो गया। तभी आपका 15 मिनट के ब्रेक के बाद भाई सीआरपीसी चलेगी। सीआरपीसी में भी काफ़ी टेक्निकल बातें चल रही हैं, तो 15 मिनट बाद चलेगी। शनिवार को लिखवाया जाएगा भाई दोनों चीज़ें। कल तक अभी लेक्चर चलेगा, लिखवाया जाएगा शनिवार को, पूरा लिखवाया ही जाएगा, बता दिया जाए जितना बचा है।